बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करेंगे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तो पहले है हीट क्या है। तो हीट हमारे पास ये एनर्जी है जो एक ऑब्जेक्ट से या एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक मुंतकिल होगी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो उसको हम क्या नाम देते हैं, हीट का। उसके बाद नेक्स्ट जो हीट है ये पाथ डिपेंडेंट है। तो ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, हीट इज पाथ डिपेंडेंट। उसके बाद नेक्स्ट है क्यों, उसकी वजह क्या है, कैसे ये पाथ डिपेंडेंट है। अब अगर हम क्या करना चाहते हैं, सेम टेम्परेचर में इंक्रीमेंट लेकर आना चाहते हैं, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे जो सेम टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हैं। सेकंड, अगर हम क्या करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे सेम टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हैं, तो दोनों कंडीशन में जो हमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये हीट क्या है, पाथ डिपेंडेंट क्या है, बिकॉज ड्यू टू चेंज इन सेम टेम्परेचर। तो हमारे पास जो कांस्टेंट प्रेशर पे है वो डिफरेंट होगी, किसकी निस्बत, कांस्टेंट वॉल्यूम की वजह से। लिहाजा इसको हम क्या नाम देते हैं, पाथ डिपेंडेंट। उसके बाद नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स क्या है, तो ये हमारे पास फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, डील करते हैं एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन बॉडीज, यानी डिफरेंट बॉडीज के दरमियान जो हीट एनर्जी है वो कैसे एक्सचेंज होगी। सेकंड, हीट को मैकेनिकल एनर्जी में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास मैकेनिकल वर्क है या मैकेनिकल एनर्जी है तो उस मैकेनिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीजें हम स्टडी करेंगे थर्मोडायनामिक्स में। उसके बाद नेक्स्ट है इसके रेलेवेंट एक एमसीक्यू है। तो हमने आर्टिकल था पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी, तो हम इसी एमसीक्यू की मदद से क्या करेंगे, उस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो विच वन इज करेक्ट पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो हमने बताना है जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है उसका जो करेक्ट पोस्टुलेट होगा वो क्या है। तो फर्स्ट क्या है, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज रैंडम। जो गैस के मॉलिक्यूल है वो रैंडमली मूव करते हैं। तो बिल्कुल सही है, जो उनकी जो मोशन है वो रैंडम है। एंड देयर कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, और गैस के मॉलिक्यूल का जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। इट्स मीन कि जितनी उनकी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले होगी उतनी क्या होगी, बाद में होगी। तो इनका कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड, सेपरेशन इज मच लार्जर एज कंपेयर टू साइज ऑफ। तो जो गैस के मॉलिक्यूल है उनके दरमियान सेपरेशन ज्यादा होती है जबकि साइज क्या होता है, कम होता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है फाइनाइट वॉल्यूम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, यानी ये हमने क्या किया होगा, ये हमारे पास एक स्मॉल सा वॉल्यूम है लेकिन इसमें भी क्या होंगे, लार्ज नंबर्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये भी बात हमारी बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है गैस मॉलिक्यूल एक्सर्ट नो फोर्स। अब गैस मॉलिक्यूल के दरमियान में कोई फोर्स नहीं होती अनटिल कि वो आपस में कोलाइड नहीं करते ईच अदर ड्यूरिंग कोलिजन। तो ये बात भी सही है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ई होगा, ऑल ऑफ दीज। तो इस एमसीक्यू से हमें क्या हो गया कि हमने सारे के सारे जो पोस्टुलेट्स हैं उनको डिस्कस कर लिए। अब जरूरी नहीं है कि ये एमसीक्यू इसी तरह से भी आए, ऐसे भी हो सकते हैं कि इनमें से कोई एक करेक्ट दे दिया जाए और बाकी जो है वो करेक्ट ना हो। तो आपने क्या करना है, उस सिंगल वन करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। इस तरह से भी हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए कि विच वन इज नॉट करेक्ट, तीन सही दे दिए जाए और एक जो है वो इनकरेक्ट दे दिया जाए। इस तरह से भी एमसीक्यू आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये दोनों पॉइंट एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज जीरो। तो जो गैस के मॉलिक्यूल है उनकी जो मोशन है वो रैंडम है। अगर रैंडम है इट्स मीन कि जितने मॉलिक्यूल दाएं तरफ मूव करेंगे उतने क्या करेंगे, बाएं तरफ। तो लिहाजा अगर दाएं तरफ वालों की वैल्यू हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये क्या होगी, नेगेटिव। तो जब हम इनकी एवरेज लेंगे तो एवरेज क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इस वजह से हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ से भी एमसीक्यू आ सकता है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज, वो डिफरेंट वैल्यू लिखी हो सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन उसमें कौन सा आएगा, जीरो। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इसमें हमें एवरेज लेनी है, लेकिन ये एवरेज हम किसकी लेंगे, स्केल ऑफ वेलोसिटी। यानी जो स्केल ऑफ वेलोसिटी अगर हम उसकी एवरेज लेते हैं, यानी यहाँ पे क्या है कि ये हमारे पास वेलोसिटी है, मैं इसका स्केल ले लेता हूँ, ये मेरे पास वेलोसिटी है, मैं क्या करता हूँ, इसका स्केल ले लेता हूँ। तो स्केल ऑफ वेलोसिटी का अगर मैं एवरेज लूंगा तो वो जीरो नहीं होगा। क्यों, जब नेगेटिव का स्केल लेंगे वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो लिहाजा हमारे पास जीरो नहीं आएगा।
तो इस कंडीशन में क्या होगा, एवरेज ऑफ स्केयर ऑफ वेलोसिटी इज नॉट 0। तो अगर एमसीक्यू आ जाता है तो नॉट 0 के रेफरेंस हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ गैस। तो प्रेशर ऑफ गैस क्या है, हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है जिसमें हमने क्या किया हुआ है, एक गैस को इनक्लोज किया हुआ है। तो उसमें जो मोमेंटम ट्रांसफर है पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, उसको हम नाम देते हैं प्रेशर। तो अगर हम प्रेशर का फार्मूला जनरल इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है P = 1/3 rho v स्क्वायर। अब ये हमें ये जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रही है मीन स्क्वायर वेलोसिटी को। अब यहां से भी एमसीक्यू आ जाता है कि अगर एमसीक्यू इस तरह से आ जाता है, व्हाट हैपेंड टू द प्रेशर इफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डबल। अगर हम क्या करते हैं, जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उसको डबल कर देते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो फिर क्या होगा, तो जब मीन स्क्वायर ये सारे का सारा फैक्टर है, तो इस सारे फैक्टर को अगर हम डबल करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वहां पे 4 टाइम होगा तो मोस्टली स्टूडेंट 4 टाइम कर देते हैं। क्यों, तो यहाँ पे उसने वेलोसिटी की बात नहीं की, उसने क्या कहा है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो मीन स्क्वायर से क्या मुराद है, ये सारे का सारा फैक्टर हमने डबल करना है। जब इस सारे के सारे फैक्टर को डबल करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसी के रेलेवेंट एक और एमसीक्यू है। अगर क्या आ जाए, अगर हम वेलोसिटी को कहा जाए डबल कर दिया जाए, वेलोसिटी को हम क्या कर देते हैं, डबल। जब वेलोसिटी को डबल करेंगे तो फिर प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ देखें वेलोसिटी का स्क्वायर आ रहा है, तो जब वेलोसिटी को हम डबल करेंगे तो प्रेशर कितने टाइम हो जाएगा, 4 टाइम होगा। तो ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है, इसी रिलेशन की वजह से हम क्या करेंगे, रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी है उसको फाइंड करेंगे। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी थी इसको हमने सेपरेट कर लिया, तो ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाएगी 3p/रो। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो v रूट मीन स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3p/रो। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया जिसमें हमने रूट मीन स्क्वायर कर लिया। अब यहाँ पे हम प्रेशर को भी रूट मीन स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो ये हमारे पास बन जाएगा Vrms का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 3p/रो। तो यहाँ से अगर हम प्रेशर फाइंड कर लें तो प्रेशर किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा रो Vrms का स्क्वायर और 3। अब यहां से भी एमसीक्यू आ सकते हैं, वो कैसे बन सकते हैं, यानी प्रेशर का रूट मीन स्क्वायर का क्या ताल्लुक है। अगर हम क्या करते हैं, ये रूट मीन स्क्वायर है तो एमसीक्यू इस तरह से आ जाता है, अगर हम क्या करते हैं, जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उसको डबल कर देते हैं तो तब प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो जब आप रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को डबल करेंगे, इसको अगर हम डबल कर देते हैं तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 4 टाइम आ जाएगा। इट्स मीन कि अगर हम रूट मीन स्क्वायर को डबल करेंगे तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 टाइम आ जाएगी। ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास Vrms का फार्मूला आ गया स्क्वायर रूट 3p/रो। अब इसकी अदर फॉर्म भी आ सकती हैं, ये हम उस वक्त यूज करेंगे अगर हमारे पास प्रेशर और डेंसिटी हो। तो इस फार्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी की वैल्यू है उसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा है डेंसिटी किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास अवर वॉल्यूम आ जाएगा। तो अगर हम क्या करते हैं, इस रो की जगह पे वैल्यू रख देते हैं, तो मास अगर क्या है, वॉल्यूम ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये वैल्यू न्यूमरेटर में चली जाएगी, तो Vrms आ जाएगा स्क्वायर रूट 3pv/m। नेक्स्ट है हमने आइडियल गैस इक्वेशन का फार्मूला पढ़ा हुआ है PV = nRT। अगर n जो है ये 1 मोल हो तो PV किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू RT। तो अगर हम RT लिख देते हैं, इस PV की जगह पे अगर हम क्या रख देते हैं RT, तो हमारे पास Vrms किसके इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगी 3RT/m। अब इस रिलेशन से अगर हम देखें, अगर टोटल मास हमारे पास कांस्टेंट है और जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये वैसे ही कांस्टेंट है, ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, तो जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी स्क्वायर रूट ऑफ टेंपरेचर। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, V²RMS जो है ये प्रोपोर्शनल टू आ जाएगी टेंपरेचर की। नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, RT की वैल्यू पुट की और M की, तो हमारे पास अदर फॉर्म आ गई है Vrms = स्क्वायर रूट 3kT/m। अब अगर हमारे पास K, M और T की वैल्यू हो
और हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड करनी हो तो फिर हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए पॉइंट्स हैं, कहते हैं विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट, अगर हम क्या करते हैं मॉलिक्यूलर वेट को इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन जब हमने मॉलिक्यूलर वेट को इंक्रीज करना है तो वहां पे हमारे पास R और T ये दोनों यानी टेम्परेचर R यूनिवर्सल कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी हम क्या रखते हैं कांस्टेंट रखते हैं, तो उस कंडीशन में जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट के। तो अब ये नोट किया गया जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में जो Vrms की वैल्यू है ये 4 टाइम है किसकी निस्बत, ऑक्सीजन की निस्बत। कौन सी कंडीशन में, सेम टेम्परेचर में। उसकी वजह क्या होती है, जो ऑक्सीजन है इसकी जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हाइड्रोजन की निस्बत क्या होगा 16 टाइम ज्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन में जो Vrms है इसकी वैल्यू क्या होती है 4 टाइम में लार्ज होती है। अब ये किसी और तरह से भी एमसीक्यू आ सकता है कि अगर 9 टाइम ज्यादा है तो तब क्या होगी, तो 9 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 3 आ जाएगा, तो उस समय अगर किसी की मैस जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 9 टाइम ज्यादा है तो वहां पे Vrms की वैल्यू कितनी रिड्यूस हो जाएगी, 3 टाइम रिड्यूस हो जाएगी। इसी तरह अगर 4 टाइम कम हो जाती है तो फिर ये 2 टाइम क्या हो जाएगी इंक्रीज, क्यों 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो Vrms है ये इंडिपेंडेंट है प्रेशर के ऊपर, क्यों, जो ही हम क्या करेंगे अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, लिहाजा प्रेशर भी बढ़ गया डेंसिटी भी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, और हमारे पास जो Vrms है उसके ऊपर टेम्परेचर उसका प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एमसीक्यू आ जाता है, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन बाय इंक्रीजिंग प्रेशर द Vrms इज इंक्रीज डिक्रीज रिमेन से, तो वो हमारे पास क्या आएगी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू रिमेन सेम। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसी रिलेशन को अगेन हम यूज करेंगे, P इज इक्वल टू 1/2 रो V स्क्वायर, तो ये हमारे पास P इज इक्वल टू 1/3 रो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ गई। अब यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, डेंसिटी इज इक्वल होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी टोटल तादाद हमारे पास m है, अगर एक की मास m होगी तो टोटल की मास क्या आ जाएगी mn डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा v। अब इन वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में रखते हैं तो प्रेशर आ जाएगा 1/3 mn v स्क्वायर। नेक्स्ट इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हम लेकर आ गए हैं, तो ये हमारे पास P आ गया 2/3 mv 1/2 mv स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और तरह से भी हमारे पास रिलेशन बन सकता है कि जो प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के दरमियान क्या रिलेशन होता है, यानी प्रेशर तो ये प्रेशर आ जाएगा, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो टोटल मास आ जाएगी, तो प्रेशर जो है दैट इज इक्वल टू 2/3 एनर्जी पर यूनिट तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा किसके दरमियान प्रेशर और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो P इसकी इक्वल होता है 2/3 एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की। उसके बाद नेक्स्ट है अगर हम क्या करते हैं mv हमारे पास कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी क्या है कांस्टेंट, तो वो अगर हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा होगा तो उसको हम नाम देते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है और m भी कांस्टेंट है, जो प्रेशर होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमारे पास एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। इट्स मीन कि जब हम क्या करेंगे एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देंगे तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, क्यों, जो गैस हम ले रहे हैं इसमें रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन है नहीं है मोनोएटॉमिक होने की वजह से, लिहाजा जो ही हम एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अब यहाँ से भी एमसीक्यू आ जाता है, एक तो ये है कि आप जिस तरह से अगर मैं क्या करता हूँ मास को डबल कर देता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी डबल, उससे प्रेशर भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। या अगर मैं वेलोसिटी को डबल करता हूँ तो वेलोसिटी को डबल करने से जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 टाइम हो जाती है, तो जब काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम हो जाएगी तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा। तो इस तरह से इसके एमसीक्यू बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसको यूज करेंगे। तो हमारे पास n मोल के लिए जो आइडियल गैस इक्वेशन है
दैट इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू nRT। अब अगर n मोल की बजाय 1 मोल हो तो उसके लिए जो आइडियल गैस इक्वेशन होगी वो हमारे पास आ जाएगी PV इज इक्वल टू nRT। क्योंकि m 1 है तो इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। अब 1 मोल के लिए इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू R/T। तो ये किसके इक्वल होगी 1 के। यानी अगर हमारे पास 1 मोल गैस है तो PV/RT किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे जो n है दैट इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल्स, और ये मोल्स किस में है वॉल्यूम V में, और टेम्परेचर हमारे पास क्या है T। और यहाँ R जो है इसको नाम दिया जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और R की वैल्यू किसकी इक्वल होती है दैट इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात आ जाता है हमारे पास द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज, तो वैल्यू हमारे पास ये होगी 7 यूनिट, और बात सिर्फ इसका यूनिट पूछ लिया जाता है। तो जब सिर्फ इसका यूनिट आ जाएगा तो फिर ये वाला ऑप्शन इसका क्या होगा सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो नंबर्स ऑफ मोल्स हैं उसका फार्मूला होता है हमारे पास नंबर्स ऑफ एटम या मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो ये हमें क्या बताएंगे नंबर्स ऑफ मोल। अब यहाँ पे अगर हम क्या करें n की जगह पे वैल्यू रख दें n अगर Na, तो नेक्स्ट है कि जब हमारे पास R अगर Na होगा तो डेट इज इक्वल टू K, और इसको नाम दिया जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किसके इक्वल होता है 1.38 10 टू रेज़ टू पावर -23 जूल पर केल्विन। तो ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एमसीक्यू आ जाता है द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज, तो उसकी वैल्यू अगर होगी ये सारा आ जाएगा। बाद में सिर्फ इसका यूनिट पूछ लिया जाता है तो यूनिट्स में हमारे पास क्या आएगा दैट इज इक्वल टू जूल पर केल्विन। उसके बाद नेक्स्ट है अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन है n मॉलिक्यूल के लिए जो बनेगी वो आ जाएगी PV इज इक्वल टू NKT। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है फॉर n मॉलिक्यूल। अगर एक मॉलिक्यूल के लिए पूछा जाए तो एक मॉलिक्यूल के लिए क्या रख देंगे यहाँ पे n की जगह पे हम 1 रख देंगे, यानी एक मॉलिक्यूल के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी PV इज इक्वल टू KT। उसके बाद नेक्स्ट है इसको अगर फर्दर हल करें तो हमारे पास जो टेम्परेचर आता है T इज इक्वल टू 2/3K 1/2 mv²। तो अगर ये जो फैक्टर है ये सारे का सारा कांस्टेंट है। 1/2 mv² क्या है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, यानी टेम्परेचर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के। सेकंड ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है किसकी टेम्परेचर की। उसके बाद नेक्स्ट है जो गैसेस लॉज या लॉज ऑफ गैसेस। तो फर्स्ट है बॉयज लॉ। अब इसमें हमने क्या करना है जो हमारे पास गिवन मैस है कोई भी, अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा अगर प्रेशर बढ़ा देते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा रिड्यूस, और अगर हम प्रेशर कम कर देंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। यानी ये दोनों क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो P क्या आ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। नेक्स्ट है अगर ये जो V है इस तरफ डिवाइड हो रहा है इस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो PV जो है ये कांस्टेंट होता है। इससे क्या मुराद है कि अगर हमारे पास पहले प्रेशर की वैल्यू 1 है और वॉल्यूम क्या है 2, तो बाद में हम क्या करते हैं जो हमारे पास प्रेशर है उसको हम 2 कर देते हैं तो वॉल्यूम रिड्यूस होके क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा सेम। तो इसके एलिमेंट भी एमसीक्यू आ सकते हैं, यानी ये बता दी जाएगी कि इनिशियल प्रेशर की वैल्यू क्या है और जो वॉल्यूम की वैल्यू क्या है। इसी तरह फाइनल में से कोई एक चीज बता के सेकंड वैल्यू पूछी जा सकती है। नेक्स्ट अगर हम क्या करते हैं P और 1/V का ग्राफ ड्रा करते हैं तो जो ये जो P है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ रहा है 1/V के, तो इसका ग्राफ क्या आ जाएगा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो इस तरह से भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड 1/V, तो वो हमारे पास क्या आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं P और V क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो ग्राफ की शेप ये बन गई। उसके बाद सेकंड हमारे पास है चार्ज लॉ। अब चार्ज लॉ में क्या है कि अगर हमारे पास गिवन मैस है किसी गैस की और जो प्रेशर है वो क्या है कांस्टेंट, तो उस कंडीशन में जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। यानी अगर हम क्या करते हैं टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं
क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, लिहाजा उसका वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर हम फिर V और T के दरमियान ग्राफ ड्रा करते हैं, क्यों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, लिहाजा हमारे पास ग्राफ क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। नेक्स्ट है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करते हैं तो इसकी जगह पे आ जाएगा कांस्टेंट इनटू T। नेक्स्ट है, ये जो T इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो V और T किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट। तो नेक्स्ट है कि क्यों कांस्टेंट है तो V1 T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। नेक्स्ट है, ये हमने ग्राफ ड्रा किया हुआ है V ओवर 1 ओवर T की तरह। उसके नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी। अब ये इंटरनल एनर्जी है क्या, सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो ऑल फॉर्म में कौन कौन सी आ जाएगी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और सेकंड क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास आइडियल गैस है, ये मेन पॉइंट मैसेज के ऊपर मुश्तमिल है, यानी इनकी मैस बहुत ज्यादा कम होती है। जब इनकी मैस बहुत ज्यादा कम होगी तो उसकी वजह से इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या आ जाएगी, जीरो। अब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होने की वजह से ये फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो जब ये फैक्टर जीरो हो जाएगा तो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी होगी वो सिर्फ किस वजह से होगी, दैट इज ड्यू टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की। नेक्स्ट हमने प्रीवियस डिस्कस किया था कि हमारे पास जो टेम्परेचर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एवरी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की। तो अगर ये टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के, तो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी होगी दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इट्स मीन कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हम टेम्परेचर कम कर देते हैं तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है जो इंटरनल एनर्जी है, ये हमारे पास स्टेट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए है। ये किसके, ये कौन सा है, ये स्टेट फंक्शन है, यानी ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमारे पास ये एक इनिशियल स्टेट है, एक ये फाइनल स्टेट है, तो ये डिपेंड करेगी इन स्टेट के ऊपर। यानी यहाँ पे प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, यहाँ प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर T2 है। तो ये स्टेट ये नहीं डिपेंड कर रही कि हम ये वाला पाथ फॉलो कर रहे हैं, ये वाला पाथ फॉलो कर रहे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये भी बहुत अहम है, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तो ये भी एमसीक्यू के लिए इंडिपेंडेंट टू द पाथ, इस तरह से भी कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो जीरो कब होगी, अगर हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है ये कांस्टेंट रहता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो टेम्परेचर में चेंज क्या होगी, जीरो। तो हमने डेल्टा यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में चेंज जीरो है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी क्या होगा, जीरो होगा। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड, जो हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस होंगे उसमें भी इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो होता है। क्यों, तो जहां से हम शुरू हुए दोबारा वहीं आ गए, तो इट्स मीन टेम्परेचर सेम रहेगा। जब टेम्परेचर सेम रहेगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होगी, जीरो होगी। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी चेंज पॉजिटिव कब होती है, अगर हम क्या करते हैं किसी सिस्टम में हीट ऐड करते हैं तो उसके नतीजे में उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। इसी तरह अगर हम क्या करते हैं किसी सिस्टम को एडियाबेटिकली कंप्रेस करते हैं, यानी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है बिल्कुल इसी तरह, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं उनको हम रब करते हैं, तो जब हम रब करेंगे तो क्या होगा, जितनी हमने मैकेनिकल वर्क किया है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी कब कम होगी, तो अगर तो हीट को रिमूव कर लिया जाए या कोई सिस्टम है हमारे पास उसको हम एडियाबेटिकली एक्सपेंड करते हैं, उसमें एक्सपेंशन होगी तो उसके नतीजे में उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी साइड इंफॉर्मेशन है, डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल हैज काइनेटिक ट्रांसलेशनल, काइनेटिक रोटेशनल, काइनेटिक वाइब्रेशन। तो जो डायटोमिक होंगी उसमें हमारे पास ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल तीनों तरह की क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी टोटल अगर हमने फाइंड करनी है तो इन सबके सम की इक्वल आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि अगर हम क्या करते हैं किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो वो जो हीट सप्लाई करेंगे वो दो तरह से यूज होगी, एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी और सेकंड क्या करेगी, वर्क करेगी। अब इन सारे टर्म्स के लिए हम कुछ कन्वेंशनल साइन यूज करते हैं।
अब हीट जो है ये पॉजिटिव कब होगी? अगर किसी सिस्टम के अंदर हीट को हम ऐड करते हैं या हीट सप्लाई करेंगे तो हीट क्या होगी? पॉजिटिव। अगर किसी सिस्टम से हीट को रिमूव कर दिया जाएगा तो वहां पे हीट हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वर्क। अब ये वर्क पॉजिटिव कब होगा? जब सिस्टम वर्क करता है, वर्क डन बाय सिस्टम, यानी हमारे पास एक गैस सिस्टम है, उसने वर्क किया है सराउंडिंग के ऊपर, तो उस कंडीशन में वर्क क्या होगा? पॉजिटिव। जैसे अगर कोई सिस्टम है वो एक्सपेंड करता है तो उस कंडीशन में वर्क क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करती है तो उस कंडीशन में वर्क क्या होगा? नेगेटिव। तो ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्क डन ऑन सिस्टम या वर्क डन बाय सराउंडिंग, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये नेगेटिव वर्क आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनल एनर्जी में चेंज कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो जब टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो ये पॉजिटिव आ जाएगी। जब टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी रिड्यूस होगी तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे पास हीट है और वर्क, ये पाथ फंक्शन है, यानी ये पाथ के ऊपर डिपेंड करेंगे, लेकिन इंटरनल एनर्जी जो है ये स्टेट फंक्शन है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगी, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किसको फॉलो कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है। अब फर्स्ट लॉ में एक ड्रॉबैक है, ये जो हीट फ्लो की डायरेक्शन है उसके बारे में हमें नहीं बताता। तो इट डज नॉट इंडिकेट, ये किसके बारे में इंडिकेट नहीं करता? डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के बारे में इंडिकेट नहीं करता। तो नेक्स्ट हिस्सा है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसो के जो मीनिंग्स होते हैं ये है सेम के, और थर्मल लॉज यूज किया जाता है टेम्परेचर के। यानी आइसोथर्मल हमारे पास कौन सा प्रोसेस होगा? ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो टेम्परेचर है ये सेम रहता है, उसको हम नाम देते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट है बॉयल्स लॉ में भी हमने क्या कहा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्योंकि टेम्परेचर क्या रहता है? सेम, लिहाजा यहाँ बॉयल्स लॉ जो है ये होल्ड करेगा। तो यहाँ पे एमसीक्यू आ सकता है, इन आइसोथर्मल प्रोसेस विच लॉ इज होल्ड, तो वो कौन सा लॉ होल्ड करेगा? बॉयल्स लॉ होल्ड करेगा। तो बॉयल्स लॉ क्या था? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इट्स मीन कि जो हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट पहले होगा, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या होगा? वही बाद में आ जाएगा। इट्स मीन कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? रिड्यूस, और अगर हम क्या करते हैं प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आ जाएगा। तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो पीवी का इनवर्सली प्रोपोर्शन का ये ग्राफ आ जाएगा। इस ग्राफ की जो ये हमारे पास लेस स्टीपर ग्राफ है। उसके बाद नेक्स्ट है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इसका इट्स मीन कि इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या रहेगी? कांस्टेंट। अब जब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रह रही है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होगी? ये जीरो के इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई करेंगे, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो तो हमारे पास इक्वेशन आ जाए Q इज इक्वल टू W। इट्स मीन के हम जो हीट सप्लाई करेंगे वो किस में कन्वर्ट होगी? वर्क में। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हम क्या करते हैं इस पीवी ग्राफ का एरिया फाइंड करें तो जितना इसका एरिया होगा दैट इज इक्वल टू वर्क। तो ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। एरिया पीवी, एरिया अंडर पीवी कर्व इज इक्वल टू वर्क डन के इक्वल होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम क्या करते हैं इसको आइसोथर्मली, हमारे पास ये एक सिलेंडर है, ये उसका पिस्टन है, हम क्या करते हैं इसको आइसोथर्मली एक्सपेंड करते हैं। तो क्योंकि हम आइसोथर्मल है इसमें हमने टेम्परेचर सेम रखना है, तो जो ही हमने इसको एक्सपेंड करना है तो हमें क्या करनी पड़ेगी? हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो जितनी हम हीट सप्लाई करेंगे उतना ही क्या होगा? वर्क होगा। तो देखिए यहाँ हीट सप्लाई हो रही है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जब कोई सिस्टम हीट अब्जॉर्ब करता है तो हीट क्या होगी? पॉजिटिव। और ये जो सिस्टम है ये सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रहा है तो वर्क भी क्या होगा? पॉजिटिव आ जाएगा। इफ वॉल्यूम इंक्रीज तो वर्क हमारे पास क्या है? पॉजिटिव। क्योंकि हीट सिस्टम के अंदर एंटर हो रही है तो हीट भी क्या होगी? पॉजिटिव आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट।
तो स्पेसिफिक हीट हमारे पास वो अमाउंट ऑफ हीट है जो हमने यूनिट मास का जो टेम्परेचर है 1 सेंटीग्रेड या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड है। अब क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल है, इसमें टेम्परेचर सेम रह रहा है, तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम स्पेसिफिक में हमें क्या चाहिए था, हमने 1 सेंटीग्रेड या 1 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज करना था। तो क्योंकि वो सेम रह रहा है तो हम जितनी मर्जी हीट सप्लाई कर दें तो टेम्परेचर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इनफिनिट होगी। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जांपल। तो एग्जांपल में हमारे पास क्या है कि जब हम क्या करते हैं, जो आइस है उसको मेल्ट किया जाता है 0 सेंटीग्रेड पे, तो टेम्परेचर सेम रहता है। तो ये भी कौन सी एग्जांपल आ जाएगी, आइसोथर्मल की। इसी तरह जब वाटर को हम बॉयल करते हैं तो टेम्परेचर हमारे पास 100 सेंटीग्रेड ही होता है, लेकिन वो क्या करना शुरू कर देता है, बॉयल। तो ये भी किसकी एग्जांपल आ जाएगी, आइसोथर्मल प्रोसेस की। अब उसके बाद नेक्स्ट है आइसोथर्मल में कंडीशंस क्या है। ये जो हमने कंटेनर लिया है इसकी जो वॉल्स हैं वो हमारे पास कंडक्टिंग होनी चाहिए। क्यों, अगर वॉल कंडक्टिंग होंगी तो उसकी वजह से जो इस सिस्टम के अंदर हीट इन हो सकेगी, या जो ये हम सिस्टम को कंप्रेस करेंगे तो इससे हीट क्या आ जाएगी, बाहर आ सकेगी। उसके बाद नेक्स्ट है जो हम कंप्रेशन या एक्सप्रेशन का प्रोसेस करते हैं वो स्लो होना चाहिए। क्यों, जब हीट में सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर ट्रांसफर होना है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो जिसकी वजह से प्रोसेस क्या होना चाहिए, स्लो। तो ये दोनों हम आइडियल कंडीशन नहीं ले सकते, लिहाजा हमारे पास परफेक्टली आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है, ये हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम में ना तो हीट एंटर होगी ना ही हीट क्या करेगी, लीव करेगी। उसको हम क्या नाम देते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब क्यों हीट जीरो है तो क्यू क्या आ जाएगा, जीरो। ऐसे यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम अप्लाई करेंगे तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो हीट जीरो है तो ये फैक्टर जीरो होगा, तो Q किसके इक्वल आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू माइनस डेल U। इससे क्या मुराद है, अब यहाँ पे वर्क पॉजिटिव होगा कब, जब जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। यानी हम क्या करते हैं, एडियाबैटिकली क्या करते हैं, अगर सिस्टम को एक्सपेंड करते हैं तो सिस्टम क्या करेगा, सराउंडिंग के ऊपर वर्क करेगा। वर्क तो पॉजिटिव होगा लेकिन उसकी इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे होगा, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब जब इंटरनल एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी तो उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और इसकी वजह से कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, कूलिंग का इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर क्या किया जाए, एडियाबैटिकली हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। जब कंप्रेस करेंगे तो सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करेगी, तो वर्क क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। जो ही इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी जो टेम्परेचर है ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और उसके नतीजे में क्या होगी, एडियाबैटिक हीट प्रोड्यूस होगी। अब नेक्स्ट है इसमें स्पेसिफिक हीट। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, जो इनर टेम्परेचर है हम वो इंक्रीज कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, यानी उसी को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने कोई एक्सटर्नल हीट सप्लाई नहीं करते। अगर हमने 1 सेंटीग्रेड या 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो इसमें स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी होगी, जीरो आ जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ PV जो है वो कांस्टेंट नहीं होता एडियाबैटिक होने की वजह से, तो PV गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो गैमा क्या है, गैमा रेशियो है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डिफरेंट गैसेस के लिए गैमा की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये नेक्स्ट हिस्से में हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। तो जो एडियाबैटिक प्रोसेस है इसमें ना तो हीट एंटर होना होती है ना ही लीव होना होती है, लिहाजा ये जो प्रोसेस होंगे ये सडनली होंगे। जैसे सडनली कोई चीज कंप्रेस करते हैं या सडनली एक्सपेंशन का अमल हो तो वो कौन सा होगा, एडियाबैटिक आ जाएगा। किसी टायर का ब्रस्ट होना, जब कोई टायर ब्रस्ट होता है तो वो सडनली होगा, तो वहाँ वो प्रोसेस कौन सा होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। जब साउंड वेव ट्रेवल करती हैं एयर में से तो वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के ऊपर मुश्किल होती है। अब कंप्रेशन वाले रीजन की जो हीट है उसमें कन्फाइंड रहती है और रेयरफेक्शन वाले की हीट उसमें कन्फाइंड रहेगी, तो हीट एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होती। तो ये भी कौन सी होंगी, हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हीट नीदर एंटर्स और लीव अ सिस्टम। यानी हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें ना तो हीट एंटर हो रही है और ना ही उससे बाहर आ रही है, देन इट्स टेम्परेचर इज, तो टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अब यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट एक गलती कर देते हैं, क्यों, ना तो हीट सिस्टम में एंटर हो रही है ना ही लीव कर रही है, तो इट्स मीन कि टेम्परेचर सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो कौन सा उसने प्रोसेस कहा था, हमारे पास
ना तो हीट एंटर होती है ना ही लीव होती है, तो वो एडियाबैटिक है हमारे पास। अब इसमें अगर हम देखें जब हीट एंटर या लीव नहीं करती तो उसके नतीजे में क्या हो रहा है, हमारे पास जो टेम्परेचर है जब हम क्या करेंगे उसको एडियाबैटिकली कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और जब एडियाबैटिकली एक्सपेंड करेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मे इंक्रीज मे डिक्रीज, तो इसमें हमारे पास ये जो डेल्टा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आइसोबैरिक प्रोसेस। अब आइसोबैरिक क्या होता है, यानी इसमें हमारे पास सेम रहेगा, बैरिक हम लफ्ज यूज करते हैं प्रेशर के लिए। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर क्या रह रहा है, कांस्टेंट। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो चार्ल्स लॉ जो है ये होल्ड करेगा। तो वो क्या है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर हम क्या करते हैं, जो ही हम क्या करेंगे, जो टेम्परेचर है वो बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, वर्क होगा, और ये वर्क इसके इक्वल आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू पी डेल बी। नेक्स्ट है, अगर हम क्या करते हैं इस ग्राफ का एरिया फाइंड करते हैं, पी बी ग्राफ का, तो इसका एरिया किसकी इक्वल होगा, डेट इज इक्वल टू वर्क के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई किया, तो क्यू किसकी इक्वल है, डेट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल बी। तो ये वर्क की ज्यादा हमने वैल्यू रखी है। अब नेक्स्ट है, अगर हम क्या कहते हैं आइसोबैरिक एक्सपेंशन होती है, यानी एक्सपेंड कर रहे हैं लेकिन इसमें प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो जो ही एक्सपेंशन होगी उसके नतीजे में क्या होगा कि जो सिस्टम है, ये हमारे पास सिस्टम है। अब जब एक्सपेंशन हो रही है हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, तो जो ही एक्सपेंशन होगी प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, हीट सप्लाई करेगी। जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो जब हीट इन दी प्रोवाइड की जाती है तो हीट पॉजिटिव होती है। अब ये जो सिस्टम है ये सराउंडिंग के ऊपर वर्क करेगा, तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव, और उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ने की वजह से इंटरनल एनर्जी क्या आएगी, पॉजिटिव। अब नेक्स्ट है, अगर हम आइसोबैरिक कंप्रेशन का अमल करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होगा, जो ही आइसोबैरिक कंप्रेशन होगी, इसको कंप्रेस करेंगे तो उसकी वजह से हमारे पास प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन हमने प्रेशर को क्या रखना है, कांस्टेंट। तो उसके इफेक्ट के नतीजे में क्या होगा, हीट बाहर रिजेक्ट करेंगे। अब जब हीट बाहर आ रही है तो ये वर्क हमारे जो एनर्जी है ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क कर रही है तो ये वर्क क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इसमें इंटरनल एनर्जी भी रिड्यूस हो जाएगी और टेम्परेचर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा होता है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तो उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस। अब जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उस कंडीशन में हमारे पास जो प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, यानी जो ही हम क्या करेंगे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उसका प्रेशर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब हम क्या करते हैं इसका पी बी ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमारे पास पी और बी के अंडर कोई एरिया नहीं होगा, तो इसमें वर्क किसके इक्वल होगा, जीरो। नेक्स्ट है, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, Q इज इक्वल टू डेल U प्लस W। तो क्योंकि वर्क जीरो है तो Q किसके इक्वल आ जाएगा, डेल U। जितनी यहाँ पे हम हीट सप्लाई करेंगे वो क्या होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज हो जाएगी। अब अगर आइसोबैरिक हीटिंग में क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सिस्टम है इसमें हम हीट को ऐड करेंगे। जो ही हम हीट को ऐड करेंगे, क्योंकि हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, अब हीट सप्लाई करने की वजह से जो Q होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। इसी वजह से उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और इंटरनल एनर्जी में जो इंक्रीमेंट है वो पॉजिटिव आ जाएगा। इस बढ़ने से टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम सारे जो प्रोसेस हैं उनका कंपैरिजन करते हैं तो आइसोबैरिक का हमारे पास ये ग्राफ आ गया था। उसके बाद है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का ग्राफ हमारे पास ये आ गया था। नेक्स्ट है आइसोकोरिक का जो ग्राफ हमने ड्रा किया है वो हमारे पास ये है। तो इसमें अगर हम एरिया अंडर जो ग्राफ है उसको फाइंड करें तो सबसे ज्यादा जो एरिया बनता है वो आइसोबैरिक का है। इट्स मीन कि सबसे ज्यादा वर्क किसमें होगा, आइसोबैरिक में, उससे कम किसमें होगा, आइसोथर्मल में, और सबसे कम वर्क किसमें आ जाएगा, एडियाबैटिक में आ जाएगा। तो ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू आ जाता है इन विच केस मोर वर्क इज डन या इन विच प्रोसेस मोर वर्क इज डन। तो सारे ऑप्शन हो गए, तो सबसे ज्यादा वर्क किसमें आ जाएगा, आइसोबैरिक में आ जाएगा। और इसी तरह और तक इसको क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है इन विच कंडीशन या इन विच प्रोसेस लेस वर्क इज डन। तो वो हमारे पास सबसे कम वर्क या वर्क जीरो जो होगा वो कौन से प्रोसेस में होगा, आइसोकोरिक में आ जाएगा। अगर कंपैरिजन पूछ लिया जाए तो इस रेफरेंस से हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। तो स्पेसिफिक हीट क्या है,
ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो यूनिट मास का 1 केल्विन या 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसको हम नाम देते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। अब जो डिफरेंट मटेरियल हैं उनकी अगर हम यूनिट मास केजी में लेते हैं या ग्राम में लेते हैं तो वो डिफरेंट एटम्स होंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मोलर स्पेसिफिक हीट को यूज कर रहे हैं। एक मोल के अंदर तमाम मटेरियल के जो नंबर्स ऑफ एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम होंगे। तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, तो ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसको हम नाम देते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। अब फिर ये दो टाइप्स हैं, एक है हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे आ जाएगी और सेकंड क्या है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है, ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी 1 मोल का एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cp इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अवर एंड डेल्टा टी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट की वो वैल्यू जो हम क्या करते हैं 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 1 केल्विन, कंडीशन क्या होगी इसमें, वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट आ जाएगा। नेक्स्ट है जो एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्यों, जब हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा होता है तो जितनी हम हीट सप्लाई करते हैं वो सिर्फ क्या होगी, उसके टेम्परेचर बढ़ाने में यूज होगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज होगी। लेकिन जब हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा होता है तो जो अमाउंट ऑफ हीट है वो दो जगह पे यूज होगी, एक तो उसका इंटरनल एनर्जी है या टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी, सेकंड क्या करेगी कि सराउंडिंग के ऊपर वर्क करेगी, जिसकी वजह से जो मोलर स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट प्रेशर जो है ये ग्रेटर है एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू के लिए एक और बात इंपॉर्टेंट कि इनका जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो इनकी जो रेशियो है Cp ओवर Cp, तो ये हमारे पास गैमा के इक्वल होती है। अब अगर हम गैमा फाइंड करते हैं तो Cv और Cv ये दोनों वैल्यू हम मोनोएटॉमिक गैसेस की ले लेंगे, इस फार्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो गैमा होता है दैट इज इक्वल टू 1.67, ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर हम डाइएटॉमिक के लिए लेते हैं तो उसके लिए गैमा हमारे पास आ जाएगा 1.4, और अगर हम ट्राइएटॉमिक के लिए या पॉलीएटॉमिक के लिए लेते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा 1.33। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।